हाय गाइस, दिस इज के आसिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट स्पेल्स। और क्रिकेट में गर्म खबरों का सिलसिला जारी है। रमीज राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो चुके हैं और उनका कौन सा बयान उनके लिए ख़तरनाक साबित हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसला किया कि उनको हटाया जाए। और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे और जो अंदरूनी खबरें हैं कि रमीज राजा को हटाने का असल मकसद क्या बनी, उनके ऊपर बात करने के लिए ये जो मेरे साथ पर्सनालिटी मौजूद है, उनसे बेहतर कोई पर्सनालिटी हो नहीं सकती। आपने इनको पहले भी मेरे शो में देखा। आसिफ खान मेंटोर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। बहुत सी खसूसियात इनसे जुड़ी हुई हैं। एक दफ़ा फिर इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आसिफ भाई, वंस अगेन सबसे पहले तो ये बताएं, रमीज, आपके पास अंदर की खबर है और हमें आप बताएंगे कि रमीज राजा को रिमूव करने की वजह क्या बनी। देखिए, अभी हालात ऐसे चल रहे थे हुकूमत के कि वो एक नया महाज खोलने की मूड में नहीं थी, क्योंकि रमीज राजा को काम करते हुए इस नई गवर्नमेंट के अंडर भी कोई 8 माह से ज़्यादा तो वक्त हो चुका है। अगर उनको हटाना ही था, ये सब चीज़ें मामलात ख़राब थे ही तो पहले दिन से ख़राब थे। जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, क्रिकेट बोर्ड के आइन के मुताबिक रमीज राजा साहब को हटाने की तरीक़ाकार लिखा हुआ है उसमें कि वो या तो कोई ऐसी माली बेज़ाब्ती करें कि उनका रहना नामुमकिन हो जाए, या दूसरी बात ये कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनके खिलाफ वोट दे दे, जो नहीं हो सकता। तीसरा तरीका ये था कि फेडरल कैबिनेट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीली कर ले, तब्दीलियाँ कर सकता है, वो भी नहीं किया। लेकिन अब जो तब्दीली करना चाह रही है हुकूमत, वो ये है कि बड़े पैमाने पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाएगा, तो वो बड़ा काम है। लेकिन ये काम भी पहले हुकूमत पाकिस्तान को अगर करना था तो कर सकती है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जो बयान रमीज राजा ने हाल ही में दिया कि पेशावर इज़ अ रेड फ्लैग फॉर फॉरेन प्लेयर्स, स्टिल अ रेड फ्लैग, वो इतना अच्छी तरह रिसीव नहीं हुआ। ख़ास तौर से पेशावर की आवाम में, ख़ास तौर से पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली PSL की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने उसको अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया। और पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं जावेद अफरीदी, उन्होंने बड़े बयान दिए थे इसके ख़िलाफ़। तो मुझे लगता है कि वो सियासी तौर पर ये फ़ैसला हुआ है कि इस चीज़ को अब फ़ौरन कर दिया जाए, वरना इस हुकूमत के पास अभी चंद माह का वक्त बाकी है, तकरीबन 1 साल भी अब नहीं है। तो 1 साल के दौरान एक नया महाज खोलने के मूड में, मैंने जैसे पहले कहा, नहीं थी। तो अब मैनेजिंग कमेटी आई है, वो उसके पास 120 रोज़ का वक्त है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेगी और उसके बाद रमीज़ राजा साहब को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे निकाल दिया जाएगा इस बोर्ड से। मतलब हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा ज़रा मुनासिब नहीं लगता, लेकिन उनको रमीज़ राजा साहब इस वक्त इनएक्टिव हैं क्योंकि वो चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड नहीं है। अब आपके पास एक मैनेजिंग कमेटी है। आपने रमीज राजा के ये पिछले 2-2.5 साल देखे। बीइंग अ स्पोर्ट्स एंकर, क्रिकेट एंथुसियास्ट, आप समझते हैं कि रमीज राजा जो काम करना चाहते थे उसको कंप्लीट कर पाए? रमीज राजा ने बहुत सारे फ्रंट्स खोल लिए थे अपने। उन्होंने JPL भी कराई, उन्होंने और भी क्रिकेट के इवेंट्स कराए। मुझे रमीज राजा साहब, क्योंकि खुद क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट के मामलात से दूर रह नहीं सके। मैंने यहाँ तक सुना है कि उन्होंने बाबर आजम को भी हिदायत दी थी। उन्होंने टीम के हवाले से भी कहा था कि T20 के प्लेयर्स उसमें होने चाहिए। ये चेयरमैन का, आई एम सॉरी, ये काम नहीं होता। लेकिन रमीज राजा के पास एक से ज़्यादा हेड्स थे उनके पास। वो कमेंटेटर भी थे, तो कमेंट्री के मामला जो PCB के होते हैं उसमें भी उनका अमल दखल था। वो क्रिकेटर भी थे, तो क्रिकेटर्स के मामलात में भी उनका असर था। वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी थे, तो उस हवाले से वो इकोनॉमिक जो मामलात हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो भी देखते थे। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो क्रिकेट बोर्ड के हैं, हसनैन साहब, फैसल हसनैन साहब, वो बिल्कुल बैक डोर में चले गए थे। आपको याद होगा वसीम खान जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे तो उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पीछे चले गए थे। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने खुद, एहसान मानी ने खुद अपने आप को पीछे किया था। रमीज राजा ने उसका उलट कर दिया। रमीज राजा वॉज प्लेइंग टू मैनी हैट्स ऑन हिज हेड। तो ये ज़रा सा मुश्किल हो गया। अपने काम की तरफ अगर रहते, क्रिकेट टीम से वो अपने आप को अलग कर लेते कम अज़ कम, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ये काम नहीं है। वरना फिर आप ये काम करने के बाद अपनी ही टीम्स पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, सेलेक्टर्स पर या डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर्स पर, तो ये काम नहीं था। बाकी उन्होंने जो भी किया वो कोशिश उन्होंने की, लेकिन उसमें वो कामयाब होते नज़र नहीं आए, क्योंकि डोमेस्टिक का जो सिस्टम है जिसको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, वो गो के उनके दौर में नहीं आया था, लेकिन वो सपोर्ट उसकी उन्होंने की थी। उस वक्त वसीम खान का इंटरव्यू भी किया था उन्होंने अपने चैनल पे,
लेकिन इस डोमेस्टिक सिस्टम ने आपको क्या दिया? एक बैट्समैन नहीं निकाला आपने, एक बॉलर नहीं बनाया आपने। ये डोमेस्टिक जो टीम वसीम ने सेलेक्ट की थी मोहम्मद वसीम ने, ये आपकी ऑलमोस्ट बेस्ट टीम थी जो अवेलेबल थी डोमेस्टिक क्रिकेट में। एक दो प्लेयर्स को छोड़ दें आप, तो यही तो लड़के हैं जो आ रहे हैं। इसका मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो इतना गिर चुका है कि इसके बेस्ट बॉलर ये हैं जो आपके सामने हैं। इस दफ़ा का बेस्ट बॉलर मोहम्मद अली वो आपके सामने है। फास्ट बॉलिंग में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो बॉलर जो बैटर हैं वो भी आपके सामने इस डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप निकालें तो पहला सीज़न जो हुआ था, मैं अब बात मेरी लंबी हो रही है, लेकिन पहले सीज़न में इमरान भट्ट वो द टॉप स्कोरर, 960 रन उन्होंने किए थे, 960 के लगभग। उनको मौका दिया गया, उनको यके बाद दिए गए टेस्ट मैचेस खिलाए गए, उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया। असद शफीक को बाहर कर दिया गया। फवाद आलम, इधर उस डोमेस्टिक क्रिकेट में ये लोग रगड़ा खाए हुए हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट का रगड़ा जो होता है वो टेस्ट में फ़ायदा देता है। फवाद आलम को बाहर कर दिया, असद शफीक को बाहर निकाल दिया, हसन अली बाहर चले गए, मीर हमज़ा का कुछ पता नहीं, उसके अलावा अब्बास का कुछ नहीं मालूम। तो ये जो वर्क हॉर्सेस थे इतने सारे, उनको आपने ज़ाया कर दिया। तो ये सूरत हाल रही कि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो सिस्टम है उसको चेंज होना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ। क्या तरीका होगा उसका वो मैनेजमेंट कमेटी अब तय करेगी। अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आसिफ खान ने कि बाबर आजम तक को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा हदायत देते थे कि किस तरह से प्लेयर्स को इन करना है। ये बहुत बड़ी खबर है, और हर मामले में रमीज राजा जो है वो इन होते थे। ये मैं आसिफ खान से पता चला। अब ये बताइएगा कि नजम सेठी को आपने पहले भी काम करते हुए देखा है, और आपका बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग एंकर, उनसे मुकालमा भी हुआ होगा, बातचीत भी हुई होगी। आप समझते हैं कि उनके आने से क्रिकेट में कुछ बेहतरी आएगी? बेहतरी तो उनके आने से नहीं, बल्कि उनकी जो टीम है वो बेहतर होनी चाहिए। नजम सेठी तो हिदायत पास करेंगे जैसे वो पहले भी करते थे। नजम सेठी एडमिनिस्ट्रेटर तो बुरे नहीं हैं, वो अथॉरिटेरियन तो हैं, अथॉरिटी अपनी मनवाते हैं, वो उन्होंने दिखाया था इससे पहले। लेकिन उनकी टीम में शकील शेख साहब हैं, उनकी टीम में हारून रशीद साहब हैं। ये दो वो लोग हैं जिन्होंने 2014 का आइन बनाने में खासी मदद की थी, और ये क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता भी रहे हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली जो पुराना सिस्टम था, ये मकसद है बेसिक जो मैंडेट लेकर ये कमेटी आई है, उसका ये मकसद है। बाकी मुझे तो इस कमेटी पे ज़रा सा इतराज़ है, वो ये कि इसमें सना मीर और शाहिद अफरीदी का रोल मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं क्रिकेट से। वो क्रिकेट के मसाइल जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। उनका रोल क्या होगा ये डिफ़ाइन करेंगे। जब रोल डिफ़ाइन हो जाएगा तो फिर मैं बात करूँगा, क्योंकि कल रात को इसी कमेटी के एक मेंबर से मेरी बात हुई थी, उसको नहीं मालूम था कि उसका नाम इस फहरिस्त में। नाम लेंगे? नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, उन्होंने मना किया था, लेकिन वो इस 12 रुकनी कमेटी का मौसर हिस्सा है, और उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम कैसे शामिल हुआ। बहरहाल वो तैयार हैं काम करने के लिए, वो कह रहे हैं मैं करता हूँ, मेरी सकत है, मेरी मतलब कैपेसिटी है कि मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन उनको भी नहीं बताया गया था कि उनका नाम है। अब आखिर में न्यूजीलैंड के जो सिलेक्शन हुई है, हसन अली की वापसी, कामरान गुलाम को दोबारा चांस दिया गया, पहले टीम में शामिल किया गया, खिलाए बगैर उनको कहा गुड बाय कह दिया गया। तो आप समझते हैं कि चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम के लिए भी कुछ खतरात होंगे? वसीम के लिए खतरा इसलिए होगा कि वो पिछले सेटअप के हैं, वरना वसीम की सिलेक्शन में मैंने कहा ना, आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में यही टॉप लोग यही हैं। तो इनको अगर शामिल वो नहीं करेगा तो फिर आप कहेंगे कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर शामिल नहीं किया। वो कामरान गुलाम ने पिछले सीज़न की में बहुत रन्स किए थे, इस सीज़न में इतने परफॉर्मेंस से नहीं हुई, शायद 15वें नंबर पर वो हैं। इस सीज़न का परफॉर्मर हुरैरा है, तो उसको चांस, लोग कह रहे हैं कि हुरैरा को चांस क्यों नहीं दिया। हुरैरा इज़ स्टिल वेरी यंग, तो उसके पास टाइम है कि वो खेलेगा। और हुरैरा ने, देखिए, चांस दिया जाता है रन्स बनाने पे नहीं। अगर आपने रन्स बना के चांस देने तो चीफ सेलेक्टर का क्या काम है? फिर तो मैं और आप भी देख लेंगे स्टेट्स और रन बना लेंगे। तो हुरैरा को चांस देना या किसी और को चांस देना वो चीफ सेलेक्टर की सवाबदीद है। चीफ सेलेक्टर ने यकीनन कुछ देखा होगा कामरान गुलाम में, जो पिछले सीज़न में उन्होंने नहीं देखा, या पिछले सीज़न में उन्होंने उसको सरफे नज़र कर दिया। इस सीज़न में शायद उनकी फॉर्म बेहतर देखी हो, रन नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन शायद फॉर्म उनकी ऐसी हो कि वो खेलने के अहल हों। इस सीज़न में भी फवाद आलम नहीं है टीम में, ठीक है, चीफ सेलेक्टर की मर्जी, लेकिन हसन अली एक अच्छा इजाफा है, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में आपको समझदार बॉलर चाहिए होता है जिसका एक्सपीरियंस हो। द मोर यू बॉल द बेटर यू विल गेट। ये टेस्ट मैच क्रिकेट का एक फार्मूला है, क्योंकि मैंने वकार यूनुस से सुना है, वसीम अकरम से सुना है कि हम बॉलिंग किया करते थे सर, नेट्स में हम 10-10, 12-12 ओवर्स किया करते थे ऑन द थ्रॉट। तो जितना बॉल आप ज़्यादा करेंगे उतना आप बेहतर होंगे। तो हसन अली का इंक्लूजन मुझे लगता है कि बेहतर चॉइस है।
बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक दफ़ा फिर वक्त दिया और हम आपको गाहे बगाहे तंग करते रहेंगे। गाइज कीप वॉचिंग क्रिकेट स्पेल्स, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा।